हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स इल्यूमिनेशन बाय शिवांश के इस चैनल में। हाँ, तो आप लोगों को याद होगा कि पिछला लेक्चर हम लोगों का किस टॉपिक पे था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो छोटा सा लेक्चर था और बेसिक आइडिया हो जाएगा गॉस लॉ का। अब इस लेक्चर से हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आज एक छोटी सी डेरिवेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी कि जो इतने बड़े बड़े फार्मूले हमको मिलते कूलम्ब्स लॉ से, वो हमको गॉस लॉ से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आज की डेरिवेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज। बहुत लंबा नाम है, पहले से कुछ तैयारी कर रखी है मैंने आपके लिए। तो ये हेडिंग जो है ये एनसीईआरटी की है सीधे सीधे। तो कहना क्या चाह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि भाई एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। अच्छा, एक्चुअल में इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। एक्चुअल में क्या है कि अब हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो वायर छोटा सा थोड़ी ना होता है। तो इसकी लेंथ काफ़ी है एज़ कंपेयर टू इसका डायमीटर, इसलिए इसको इनफाइनाइट लेंथ का वायर बोला गया है। तो ये हो गया इसके ऊपर चार्ज, किसी वायर पे चार्ज होगा तो ये इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब उसकी हर यूनिट लेंथ पे इक्वल चार्ज होगा। यानी कि अब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बोल कहाँ है। तो लेट अस सपोज हमको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पे है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। हाँ, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इसको समझने से पहले आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में समझना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ और बात कर लेते हैं कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अच्छा, इसके बारे में क्या आपने पहले भी काफ़ी टॉपिक्स में पढ़ा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस डेंसिटी, इन सब के बारे में। चार्ज से रिलेटेड नहीं, लेकिन और भी टॉपिक्स में ये आती है। तो हमको पहले इंट्रोड्यूस करना है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कि इसकी एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, उसी को हम लोग लेम्डा बोलते हैं। लेट अस सपोज ये एक यूनिट लेंथ, मान लेते हैं एक यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमको पता चला 1 सेंटीमीटर में x कूलाम का चार्ज है। ठीक है, x कूलाम का चार्ज है। तो फिर अगर हम 4 सेंटीमीटर की बात कर लेंगे तो हमको 4x कूलाम मिल जाएगा। अगर हम 10 सेंटीमीटर की बात कर लेंगे तो 10x कूलाम का चार्ज मिल जाएगा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर ऐसे मैं डायरेक्ट कह दूं कि इसके ऊपर चार्ज आपको निकालना है, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। तो इससे एक हमको लेम्डा का फॉर्मूला भी मिल जाता है। तो लेम्डा बराबर हमको मिलता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है लेम्डा का। तो इसका हमें आगे यूज़ करना है। इसको फिलहाल हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। इक्वेशन 1 को क्या हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका यूज़ आएगा। तो अब क्या करते हैं, पहले ये सब हटा लेते हैं वरना डायग्राम हमको आगे बनाना पड़ेगा। अब इसी से एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसी से रिलेटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसका क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आगे की जब डेरिवेशन हम लोग करेंगे ना, वो प्लेट्स के ऊपर चार्ज वाली, तो उसमें एक काम आएगा। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो अब गॉस हमसे क्या कहते थे, गॉस ने हमसे कहा था कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा E डॉट डी ए जो क्या है यहाँ पे एरिया वेक्टर है,
वो हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यही बोला था। नहीं पता तो पिछला वाला लेक्चर देख लो एक बार, आ जाएगा। तो ये गॉस ने हमसे कहा था, ये इन्होंने एक दूसरा फार्मूला दिया था जिसकी वजह से हम आसानी से निकाल ले रहे थे फ्लक्स को। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या रखी गॉस ने कि एक गॉसियन सरफेस तो बना लो। गॉसियन सरफेस होनी चाहिए आपके पास, सबसे पहली जो कंडीशन है। दूसरी चीज़ है ये गॉसियन सरफेस क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक होनी चाहिए, उस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकल रही हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको पता है कि वो आउटवर्ड और इक्वल होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी इस वायर से बाहर की तरफ। तो अब हमको सबसे पहले ज़रूरत है गॉसियन सरफेस की। अब क्या होगा, अगर गॉसियन सरफेस हमको मिल गई तो हमको जो है ये इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आराम से। तो पिछला लेक्चर अगर ध्यान हो आपको तो मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस एक वायर के लिए अगर हमको चुननी है तो पूरा फ्लक्स हमको इंक्लूड करना होगा, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, एक सिलेंडर हो जाएगी। हाँ अब बन गया सिलेंडर। तो ये इसकी गॉसियन सरफेस है। अब आप ये देखिए कि इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो इस सिलेंडर के अंदर से पास हो रही है। तो अब हम इस सिलेंडर से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एरिया वेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी सरफेसेस हैं, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की सबसे पहली सरफेस ये कर्ड सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस हो जाएगा। फिर ये सर्कुलर एरिया हो जाएगा, सर्कुलर एरिया, और ये भी सर्कुलर एरिया ही है। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस सर्कुलर एरिया का भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, उससे हमको कोई खास लेना देना नहीं है। अभी पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, और ये जो सर्कुलर एरिया है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम इस कर्ड सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डी ए ले लीजिए, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। किसके केस में, कर्ड सरफेस एरिया के केस में। किसी भी उस पर ले लीजिए, मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ये किसी एंगल पे नहीं जा रही है, पीछे साइड की दिखा रहा हूँ मैं। मतलब ये अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन मान ले तो ये जेड प्लेन का है। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी कर्ड सरफेस एरिया, वहाँ से भी ये 90 डिग्री, और क्या कहते हैं इसके एरिया वेक्टर से ये 0 डिग्री पे होगा। मतलब समझ रहे हो ना। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ निकल रही होगी ना, ये पूरा प्लेन है, इसके चारों तरफ निकल रही होगी। तो ये जिस भी पॉइंट से लोगे वहाँ से उस कर्ड सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगी एरिया वेक्टर से। एरिया से मैं नहीं बोल रहा, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखो जाके, मतलब पिछला नहीं, पिछले से पिछला। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास 3 एरिया थे, तो उस हिसाब से हम लोगों को 3 फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। फाई टी एक फाई 1 हो जाएगा, प्लस फाई 2 हो जाएगा, प्लस फाई 3 हो जाएगा। ये किसकी वजह से है, ये सर्कुलर एरिया की वजह से, ये भी सर्कुलर एरिया की वजह से, और ये कर्ड सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है, तो तुम लोगों को सीधे सीधे समझ में आ रहा है ये दोनों 0 होने वाले, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों एरिया क्या थे, ये दोनों एरिया ए और
इसको एस और एस मान लेते हैं, इसको एस और एस मान लेते हैं। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ ना, ये एरिया वेक्टर इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, प्लस ये इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दोनों बराबर हो जाएंगे डी एस, और ये कॉस 90 डिग्री। और ये कर्व सरफेस एरिया को हम ए मान रहे हैं, लेट अस सपोज ये ए है, तो ई डॉट डी ए एलिमेंटल एरिया डी ए हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, जितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे हो गया, गॉस लॉ के, गॉस जी ने कह दिया तो हमने मान लिया कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा ये, यानी कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री 1 हो गया इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन्होंने एक बात बोली थी क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं, बोली थी ना भाई। देखो हेडिंग में लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब यूनिफॉर्म चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो जाएगी ना, क्योंकि आर डिस्टेंस भी सेम है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चली गई, डी ए बचा, और ये बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया लिया है, जब हम पूरे एरिया को कंसीडर करेंगे तो 2 पाई आर एच आ जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल सकती थी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं और इनटू में 2 पाई आर एच हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि हमको जो है Q नहीं पता है, ये अननोन है। सिलेंडर हमने 2 पाई आर एच लिखा है तो तुम लोग समझ गए होगे इसका रेडियस r है, जो मुझे मेंशन करना चाहिए था पहले, और इसकी लेंथ h है, हाइट h है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हमको हाइट पता है, इतने में हम चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ढूंढ लिया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होती है। तो h डिस्टेंस में अगर हमको चार्ज निकालना है तो हमको पता है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होगी, तो लेमडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एच, और अगर हमको Q निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एच हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देते हैं इसकी, E इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एच, एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एच। अब h से h कट गया तो ये हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, और उसके बाद स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। स्फेरिकल सरफेस में 2-3 केस हैं, मतलब स्फेरिकल सरफेस के अंदर, मतलब कोई स्फेयर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। उसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, तुम लोग बेसिक से पढ़ लेना इसको, ये नहीं कि बीच से आ रहे हो, और बाकी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।